हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये जानते भी नहीं है कि हमें 12th में 3 बुक्स पढ़नी है। वे सब जानते हैं कि हमें आरूह और वितानी पढ़ना है, लेकिन एक और बुक है जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आई होप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होता है। हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं, जो टीवी देखते हैं, कंप्यूटर, वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आ जाते हैं। एक और माध्यम होता है प्रिंट माध्यम, जिसमें बुक्स, कॉपीज़, मैगज़ीन्स, पेपर्स, न्यूज़पेपर, ये सब प्रिंट माध्यम में आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की विशेषताएं लिखनी है। तो आंसर क्या है? यह विशाल क्षेत्र में पहुँच सकता है। सब जानते हैं विशाल क्षेत्र में पहुँच सकता है क्योंकि हम कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ डालते हैं तो वो चंद सेकंड्स में वायरल हो जाती है। तो इसे तो हम पता कर सकते हैं कि ये कुछ सेकंड में ये विशाल क्षेत्र में पहुंच सकता है। और दूसरा है, इसमें दृश्य व श्रव्य माध्यम दोनों हैं। तो इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे मैगजीन से तो इन्हें हम सब पढ़ सकते हैं, सुन तो सकते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनेट, हमारी जो टीवी है, इन्हें तो हम देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख कीजिए। संपादक के यहाँ पे दायित्वों का उल्लेख करना है। आंसर क्या है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी एवं समाचार का चुनाव कर प्रकाशन योग्य बनाना। जैसे कि कोई भी कहीं घटना घटित हुई है तो वहाँ से जो समाचार होंगे उनको इकट्ठा करेगा और उसके बाद एक ऐसे रूप में बनाएगा जिससे कि उसे हम प्रकाशित कर सकें। तो यहाँ पे है ना, प्रकाशित करने योग्य बनाना। और दूसरा क्या है? तत्कालिक घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना। मतलब तुरंत जो घटना घटित हुई है उस पे एक संपादकीय लेख तैयार करना। ये सब जो कार्य है ये संपादक का कार्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है, संपादकीय का महत्व समझाइए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें संपादकीय का महत्व समझाना है। तो क्या लिखा है? संपादकीय किसी भी समाचार पत्र की आवाज़ होता है। यह एक निश्चित जगह पर छपता है। यह समाचार पत्र की राय होता है। तो क्या कह सकते हैं इसको? एक स्पिरिट, आत्मा होता है ये समाचार पत्र की। यानी कि इसमें जो समाचार पत्र का पूरा आवाज़ जो होता है वो इसी पन्ने में समाहित होता है। तो इसे हम समाचार पत्र की आवाज़ कहते हैं। यही जो होता है वो असली समाचार पत्र की राय इसी पन्ने पे छपी हुई होती है। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो माध्यम भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। रेडियो माध्यम भाषा की यहाँ पे 2 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर क्या है? रेडियो माध्यम की भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई दृश्य माध्यम तो होता नहीं है, तो समझने के लिए सरल शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ की भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए। इसमें सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए, क्योंकि रुचिकर बनाने के लिए कुछ तो मुहावरों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई दृश्य माध्यम नहीं होता है तो लोगों में इंटरेस्ट यानी कि रुचि कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सटीक मुहावरों का प्रयोग भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? जैसे कि और 3 स्तंभ होते हैं, वैसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह जन समस्याओं को शेष 3 स्तंभों के सामने रखता है और 3 स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। जो जन की समस्याएं यानी कि जो वर्तमान में चल रही होती हैं समस्याएं, उन सबको तीनों स्तंभों के सामने रखता है और उसके लिए कोई निष्कर्ष निकालने या फिर किसी अंत तक पहुंचने की मांग करता है। ये तीनों स्तंभों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या है? अंशकालिक पत्रकार वे पत्रकार हैं जो किसी भी समाचार पत्र पे स्थायी नहीं होते हैं। ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार पत्र के लिए स्थायी नहीं होते हैं कि मैं इसी के लिए कार्य करूँगा, ऐसा कुछ इनका फिक्स नहीं होता है। ये एक से अधिक अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। जैसे कि कभी प्रभात खबर के लिए लिख लिया, कभी हिंदुस्तान के लिए लिख लिया, कभी दैनिक जागरण के लिए लिख लिया। तो ये किसी एक पे स्थायी नहीं होते हैं, ये अलग-अलग अखबारों के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पित्त पत्रकारिता को ही पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। यह प्रायः चरित्रहीनता से संबंधित होती है। इसमें सनसनीखेज खबर होती है। आपने सुना होगा बॉलीवुड में कुछ-कुछ उनके बारे में न्यूज़ेज़ आते रहते हैं, उन्हीं को पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अगर मैं और आप कोई नई चीज़ खरीदेंगे, तो वो हमारे लिए खबर नहीं बनेगी। लेकिन अगर सलमान खान या आमिर खान या फिर अमिताभ बच्चन ने कोई नई चीज़ खरीद ली या फिर कोई गाड़ी ही खरीद ली, तो उसके लिए वो एक
खबर बन जाती है कि आज अमिताभ बच्चन ने ये गाड़ी खरीदी है। तो इसी को सनसनीखेज खबरें कहते हैं। इसमें चरित्रहीनता का भी वर्णन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि ये एक्टर हैं, इन्होंने एक बार शादी की, फिर दोबारा डाइवोर्स कर लिया, फिर दोबारा शादी कर ली, फिर डाइवोर्स कर लिया। तो ऐसी-ऐसी खबरों को चरित्रहीनता से संबंधित है और इन खबरों को ही पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जनसंचार के बारे में बताना है। तो उत्तर क्या है? जब व्यक्ति के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिकी के माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है, तो इसे जनसंचार कहते हैं। जैसे देखिए, ये संवाद तो दो समूह के बीच में होता है, मेरे और आपके बीच हो सकता है, या फिर किसी क्लासेस में भी संवाद होते हैं, लेकिन वो सभी जनसंचार के अंदर इसलिए नहीं आएंगे अंतर्गत क्योंकि उसमें जो है तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम नहीं बीच में शामिल है। जैसे कोई भी संवाद फ़ोन या फिर कंप्यूटर के द्वारा हुआ तो ये तकनीक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कुछ कहा, पर्सनली कुछ कहा, तो ये तकनीक के अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपको संचार और जनसंचार दोनों में डिफ़रेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। आजकल यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत आती है। आपने क्या सुना होगा कि एफएम रेडियो कहीं चल रहा है, एफएम रेडियो बज रहा है, तो एफएम रेडियो का ही फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो संस्था है ऑल इंडिया रेडियो की संस्था, आज के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन संस्था के अंतर्गत आती है। फीचर के 2 लक्षण लिखिए। अब फीचर के 2 लक्षण बताने हैं। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ यानी कि खुद से लिखा हुआ लेख है। इसमें किसी कंप्यूटर या इंटरनेट के सहारे नहीं लिए जाते हैं, खुद के अपने विचार लिखे जाते हैं। जो पाठक का मनोरंजन रूप में जानकारी देती है, जो पाठक को मनोरंजित भी करती है और उसके साथ-साथ उसे जानकारी भी देती है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होनी चाहिए। देखिए, अगर फीचर आकर्षक नहीं होगा, मन को छूने वाला नहीं होगा, तो उसे पढ़ना कौन चाहेगा? कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। इसी वजह से उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, जो कि सबको समझ में आए, एक मध्यम लोग को भी समझ में आए और एक बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे को भी समझ में आए। और आकर्षक होनी चाहिए क्योंकि अगर वो आकर्षक नहीं होगी, तो फीचर में लोग रुचि लेना बंद कर देंगे और अगर रुचि नहीं लेंगे, तो फीचर के लिखे जाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और मन को छू लेने वाली इसलिए होनी चाहिए कि जो भी पाठक वर्ग उस फीचर को पढ़े, वो उसके बाद उसके हृदय तक पहुँचे और वो उसे महसूस कर सके कि आखिर उसमें क्या आत्मनिष्ठ लेखन यानी खुद से लिखा हुआ लेख मतलब क्या दिखाना चाहता है, किस जन समस्या को उकेरना चाहता है या किसे उभर कर बाहर लाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं एवं समाचार एकत्र करते हैं, वे पत्रकार कहलाते हैं। तो पत्रकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी समाचार पत्र में छपने के लिए या किसी पत्रिकाओं में छपने के लिए सूचनाएं और समाचार एकत्र करते हैं और तो उसे हम पत्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडलाइन किसे कहते हैं? अखबार में समाचार या रिपोर्ट प्रकाशित हेतु स्वीकार्य समय सीमा एक निश्चित होती है, उसे ही हम डेडलाइन कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एक कोई भी समाचार पत्र में छपने के लिए एक समय सीमा होती है कि उसके बाद वो अखबार में कोई भी समाचार नहीं छपेगी। जैसे कि 5 बजे के बाद की जो खबरें होती हैं, वो उस अखबार में नहीं छपती हैं और अगले दिन के अखबार में वो सारी खबरें छपती हैं। तो उसी समय सीमा को हम डेडलाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है? वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है तथा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है, वह वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। जैसे अगर सरकार कोई कार्य कर रहा है और वो कुछ गलत काम कर रहा है और उसे छुपाना चाहता है लोगों से, पब्लिकली उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता है, तो वॉचडॉग वाली जो पत्रकारिता होती है, वो उन चीज़ों को उस भ्रष्टाचार हो रहा जो भ्रष्टाचार है, वो उसे लोगों के सामने लाती है, उसका पर्दाफाश करती है और सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, उसे ही हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ वह है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है। यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। तो आप लोग ने देखा होगा कभी आप जब टीवी देख रहे होते हैं तो उस समय फ्लैश आ रहा होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, आज की बड़ी खबर, ताज़ा खबर, अभी हुई आ रही हुई खबर, तुरंत की हुई खबर, ऐसा कोई यहाँ पे ये घटना तुरंत घटित हो गई। तो ये जो खबरें होती हैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ के अंतर्गत आती हैं। इन्हें आपने देखा होगा कि बहुत कम शब्दों में दिखाया जाता है, जैसे कि कोई टॉपिक बस दे दिया जाता है। जैसे एक न्यूज़ आता है कि
जैसे कि आज एक रहस्य के बारे में किसी न्यूज़ से बताया जाता है कि आज की रहस्य, इस गुफ़े में ये रहस्य मिला, यहाँ हम ऐसे गए तो हमें ये आज भी मौजूद है रामचंद्र के निशान, पैरों के निशान, ये वो। जैसे उस समय की न्यूज़ जो होती है, ये इसको बहुत कम शब्दों में दिखाया जाता है। इस तरह के लोग जो न्यूज़ होते हैं उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। 15 है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी राय व्यक्त करता है, यही फीडबैक है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो आप फिर जब सामान आपके पास पहुंच जाता है तो आप उसे फीडबैक देते हो कि हाँ वो सामान अच्छा है या नहीं है, उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। उसी प्रकार अगर मतलब समाचार होते हैं वो आपके पास पहुंच जाते हैं, तो जिस तरह पहुंचते हैं तो आप उस जिस अवस्था में वो पहुँचे हैं, उसी अवस्था में वो आपको प्राप्त हुए हैं कि नहीं, इस बात की आप जानकारी उन्हें देते हैं, तो वही फीडबैक कहलाता है। इससे संदेश के पहुँचने का भी पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि वो न्यूज़ आपके पास, वो समाचार, वो संदेश आपके पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार शब्द को परिभाषित करिए। अब आया है समाचार। समाचार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की जन रुचि हो तथा असरकारक हो। यानी कि समाचार एक तरह की रिपोर्ट है जो कि ताज़ा खबरें होनी चाहिए, उसमें विचार होने चाहिए और समस्या होनी चाहिए, और जो कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, यानी कि अधिक से अधिक लोग उसे पढ़ना चाहें। जैसे आज कोई घटना घटित हुई है और उसे आप 1 हफ्ते बाद रिलीज़ कर रहे हो, तो वो कोई समाचार नहीं हुई, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। आपने नहीं किया लेकिन किसी और ने उसे कर दिया है, इसलिए वो समाचार नहीं हुई। और कोई भी ऐसी विचार जो नई है, तो उसे आप अगर कर रहे हो तो वो समाचार है, लेकिन हुई आज और कर रहे हो 1 साल बाद, तो वो समाचार नहीं हुई। और वो असरकारक होनी चाहिए ताकि लोग उसमें अधिक से अधिक रुचि ले सकें और वो जन समस्या को अधिक से अधिक राहत पहुँचा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की लोकप्रियता के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब बताना है कि इंटरनेट की लोकप्रियता क्यों है इतनी ज़्यादा? तो यहाँ पे लिखा है, यह संप्रेषण का बेहतरीन साधन है, यानी कि इससे हम बहुत आसानी से किसी भी समाचार को प्राप्त कर सकते हैं या किसी से कुछ भेज सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में किसी को कोई संदेश भेजना होता था, तो अब महीनों-महीनों लग जाते थे कि कोई जाएगा संदेश लेके, फिर उसका जो उत्तर होगा वो लेके आएगा। लेकिन अभी आपको किसी से बात करना होता है, किसी से चैट करते हो, तुरंत उसका संदेश पहुँच जाता है, उस तुरंत आपको टाइप करके रिप्लाई दे देता है। तो ये संप्रेषण का बेहतरीन साधन होता है। यह दृश्य, श्रव्य व भागीदारी का माध्यम है। ये दृश्य का भी साधन होता है क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं। ये श्रव्य भी होता है क्योंकि हम यहाँ पे सुन भी सकते हैं, और भागीदारी का भी साधन होता है, माध्यम इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें भागीदारी भागीदारी भी दे सकते हैं अपनी। जैसे आपने कभी देखा होगा विकिपीडिया वगैरह, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिसमें अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। वो एडिटिंग करने का भी ऑप्शन देता है। तो इसी तरह हम उसमें भागीदारी भी कर सकते हैं और ये हमें भागीदारी का मौका भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि का क्या महत्व है? यानी कि कोई भी समाचार प्रस्तुत होता है तो उसमें लोगों की रुचि का क्या महत्व है? तो आप सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि जब लोगों की रुचि नहीं होगी तो समाचार का कोई महत्व है? नहीं है। उसी प्रकार उसमें उसका आगे पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में जन रुचि के अनुसार ही खबरों को स्थान दिया जाता है। जैसे कि समाचार पत्रों में जो अगर कोई खबर है जो किसी की रुचि में है ही नहीं, तो उसे हम समाचार में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा उसे खबरों की जन रुचि के अनुसार ही उसका स्थान उसमें निर्धारित किया जाता है कि जो खबर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो खबरें उसमें रहेंगी, और जो खबर लोग पसंद नहीं करते हैं, वो रहेंगी भी तो कम रहेंगी या तो नहीं रहेंगी। जैसे कि राजनीति, खेल, हिंसा, अर्थ आदि खबरें पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार महत्ता पाती हैं। जैसे मैक्सिमम लोग राजनीति में इंटरेस्टेड होते हैं, और खेल और हिंसा में भी कुछ लोग रुचि लेते हैं। तो इसी प्रकार पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार ही वो महत्ता पाती है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन में वस्तुपरकता से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरकता का आशय है समाचार घटनाएं तथा तथ्य को उसी प्रकार प्रस्तुत करना जिस प्रकार वह घटित हुई हों। इसमें दबाव के कारण बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे कि कोई भी घटना हुई है तो अगर रेडियो से बताया गया तो उसे बढ़ चढ़ा के बताया जा सकता है, और उसमें लोग को विश्वास भी करना पड़ेगा क्योंकि कोई देख तो सकता नहीं है। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सुना वही अब सच होगा। अब किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन टीवी में जो होता है वो दिखा दिया जाता है। और जो इस वस्तुपरकता होती है उसमें उसका अर्थ यही होता है कि अगर कोई भी घटना जिस प्रकार घटित हुई है एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार उसको दिखाया जाए, उसी प्रकार उसको प्रस्तुत किया जाए जिस प्रकार वो घटित हुई है। उसमें किसी भी दबाव में आके कोई कार्य ना करे या फिर कोई भी ऐसी
घटना प्रस्तुत ना करें जो घटित ना हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टून कोना किसे कहते हैं? कार्टून कोना क्या होता है? कार्टून कोना समाचार पत्र के कोने पर होता है, यानी कि कार्टून कोना जो होता है वो समाचार पत्र के कोने पर होता है। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। यह एक तरह से हस्ताक्षरित संपादकीय है। इसके माध्यम से जो टिप्पणी की जाती है, आपने देखा होगा कभी कि जैसे कोई समस्या, जन समस्या चल रही होती है या कभी चुनाव चल रहा होता है। चुनाव बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चुनाव जब चल रहा होता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स में जो काम करते हैं हमारे नेता, उनका अलग अलग से कार्टून बना के टिप्पणियाँ दी जाती हैं। वही टिप्पणियाँ जो होती हैं वो हमारे पाठक वर्ग को छूती हैं, उसके मन को छू लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्रकार के प्रकार लिखिए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं पूर्वकालिक, जो पूरे समय स्थायी होते हैं, हमेशा के लिए कार्य करते हैं। एक होते हैं अंशकालिक, जो हमें पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि वो स्थायी नहीं होते हैं, वो अलग अलग समाचारों के लिए लिखते हैं। और एक होते हैं स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार किसी भी समाचार के लिए लिख सकते हैं, जो जहाँ जैसा पैसा मिलेगा उसके हिसाब से वो लिखते हैं। इनमें किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट किसी घटना से संबंधित व्यक्तियों का वह कथन है जो किसी घटना सूचना उसके दृश्य के साथ दिखाया जाता है ताकि खबर प्रमाणित हो सके। आपने देखा होगा कि कहीं से बहुत बड़ी इमारत जो होती है वो गिर गई। जब इमारत गिर जाती है तो वहाँ पे जो जन हानि हुई रहती है या फिर जो भी चीज़ की हानि हुई रहती है, वहाँ पे किसी भी लोग से ही लोग देखते हैं ना, माइक लगा लगा के बोलते हैं कि बताइए यहाँ पे पहले कैसा हुआ करता था, अब कि बहुत सारी क्षति हुई है, कितने की लगभग क्षति हुई होगी। तो वो जो लोग बताते हैं, वहाँ के जो असली निवासी बताते हैं, उसी को एंकर बाइट कहा जाता है, ताकि उससे जो होती है वो वीडियो के रूप में दिखाई जाती है, तो इससे खबर हमारी प्रमाणित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है? किसी विशेषज्ञ द्वारा विषय पर लिखा गया विशेष लेख विशेष लेखन कहलाता है। जो विशेष लेखन होता है वो स्पेशली विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाता है, और वो किसी विशेष विषय पर विशेष लेख लिखते हैं, उन्हें हम विशेष लेखन कहते हैं। जैसे कि इसका कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे राजनीति से भी रिलेटेड हो सकता है, हमारा खेल से भी हो सकता है, कोई भी बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं विशेष लेखन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का आधुनिकतम माध्यम क्या है? आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट सब जानते हैं कि आधुनिकतम माध्यम हो गया है, श्रव्य माध्यम भी है, दृश्य माध्यम भी है और भागीदारी का भी माध्यम है, इसलिए वो आधुनिकतम माध्यम है जनसंचार का। फीचर किसे कहा जाता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षा देने तथा मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना है। मैंने बताया था कि एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक खुद से लिखा हुआ ऐसा लेख होता है जिसका जो मेन मकसद, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो पाठकों को सूचना देना होता है और शिक्षा देने के साथ साथ सबसे मुख्य रूप से उसे मनोरंजित करना होता है। कोई भी पाठक में अगर फीचर में मनोरंजन नहीं हुआ तो कोई भी पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मनोरंजित करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? आंसर है रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट आदि। आप लोग तो देख ही रहे हो कि आजकल में सबसे कॉमन चल रहे हैं, लोग रेडियो सुनने दिख जाते हैं, टीवी, रेडियो तो फिर भी कुछ कम हो गया है, लेकिन टीवी, अखबार, इंटरनेट ये तो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? जैसे सबसे महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण, घटते हुए महत्व क्रम में जो समाचार लिखे जाते हैं उसी शैली को हम उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? छापाखाना क्या होता है? जहाँ पे छपाई की जाती है उसे छापाखाना कहते हैं। तो भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में, यानी कि 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। किन्हीं दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र जो देश भर में लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और जनसत्ता। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कोई कोई समाचार होता है वो सिर्फ या तो स्टेट के लिए होते हैं, कोई कोई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आजकल होने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे जो समाचार होते हैं वो राष्ट्रीय समाचार होते हैं। और ये दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और जनसत्ता है, ये राष्ट्रीय समाचार देश भर में उपलब्ध होते हैं। एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? संदेश भेजने के लिए शब्दों, संकेतों तथा ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। हम जब संदेश भेजते हैं तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज़ हम भेजते हैं किसी भी
अपने फ्रेंड को ही भेजते हैं तो उसके लिए जो यूज करते हैं वो क्या होती है, हमारा शब्द होता है। मान लीजिए हम उसे अपने बर्थडे पार्टी पे ही बुला रहे हैं तो हम उसे भेजेंगे ना कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी पे आओ, तो हम उसे लिखेंगे कैसे? शब्दों के माध्यम से लिखेंगे, संकेतों के माध्यम से बताएंगे, या फिर ध्वनि के माध्यम से बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, बोल के बताएंगे। उसका उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड है। भाषा भी एक प्रकार का कोड है जो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तभी मेरी बात तुम समझ पा रहे हो। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना ही एन्कोडिंग कहा जाता है। जैसे मैं कोई भी बात बोलूँ और उसको तुम समझ सको। मैं मान लो मैं जापानीज़ में बोलने लग जाऊँ और तुम हिंदी भाषा समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं जो भाषा बोलूँ वो तुम्हें भी समझ आनी चाहिए। इसी इसी समझ मतलब इसका ही संदेश को बांधना ही हम एन्कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोन इन से का आ से समझाइए। फ़ोन इन वे सूचनाएँ या समाचार हैं जो फ़ोन पर बातें करके एंकर दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। जैसे कि कोई भी घटना स्थल पे कोई घटना घटित हुई है, तो उसे हम फ़ोन करके घटना स्थल पे पहुँचे रिपोर्टर्स, जो हमारे देश की एबीपी न्यूज़ है, तो एबीपी न्यूज़ के कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे घटना घटित हुई है। और जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उनसे फ़ोन करके वहाँ के घटना स्थल के बारे में जानकारी ली जाती है कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या-क्या हानि हुई है, क्या-क्या बच गया है, ये सब जो हम लोग जानकारियाँ लेते हैं, ये हम फ़ोन करके लेते हैं, उन्हें ही हम फ़ोन इन कहते हैं और उन्हें हम दर्शकों तक पहुँचाते हैं। पत्रकारिता में बीट शब्द का क्या अर्थ है? पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को बीट कहते हैं। अलग-अलग प्रकार के खबर होते हैं, उन्हें ही हम पत्रकारिता में बीट कहते हैं। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, खेल, फ़िल्म या कृषि आदि। जैसे राजनीतिक भी खबर होती है, आर्थिक भी होती है, फ़िल्म से भी रिलेटेड होती हैं, कृषि से भी रिलेटेड होती हैं, तो इन्हें ही हम पत्रकारिता की भाषा में बीट कहते हैं। इनके आधार पर काम दिया जाता है। इनके ही आधार पे संवाददाता जो रहते हैं उनको काम दिया जाता है कि तुम खेल सँभालोगे, तुम राजनीति का सँभालोगे और तुम फ़िल्म का सँभालोगे, इसी आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता? संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? संपादकीय में लेखक का नाम नहीं होता क्योंकि वह व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता बल्कि पूरे अखबार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। अब देखिए, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति तो काम करता नहीं है, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति काम करते हैं सबका विचार होता है, उसको एकत्रित करके संपादकीय लेख बनाया जाता है और वो किसी एक लोग के नहीं बल्कि पूरे समाचार का दृष्टिकोण व्यक्त करता है, इसलिए वहाँ पे किसी का भी नाम नहीं दिया जाता है। तो इसके साथ ही हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में। अगर आपको ये वाली स्लाइड या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको और बहुत सारे अच्छे-अच्छे पीवाईक्यूज़ कराते रहूँगी। आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सारे चैप्टर्स भी कराऊँगी, सारे चैप्टर्स के नोट भी प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ कराऊँगी, बस मेरे साथ लगे रहना। थैंक यू सो मच।